नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद की शक्तियां एवं कार्य देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संसद है वह संघीय शासन में सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। नागरिकों तथा कैंटनों के अधिकारों के अतिरिक्त, यानी कुछ उनकी जो सर्वोच्च शक्ति है उस पर प्रतिबंध है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी और कैंटन के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी, के अतिरिक्त वह सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करती है। वहाँ की संसद है वो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, और दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, दोनों सदनों में हर रिपब्लिक में हम देखते हैं कि सामान्यतः किसी एक सदन को शक्ति ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे यूके है तो यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उनको ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। भारत में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अमेरिका का सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायिका की शक्तियाँ यानी विधायिनी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। संसद का मूल कार्य कानून निर्माण है। जैसा हम जानते हैं, संसद सरकार के 3 अंगों में एक अंग विधायिका का प्रतिनिधित्व करती है। संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय शक्तियाँ लिख दी गई हैं कि भी ये शक्तियाँ संघीय संसदीय हैं, और बाकी जो शेष शक्तियाँ हैं वो कैंटनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 143 कानून निर्माण के अतिरिक्त संसद को फेडरल डिक्री जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। संसद जिसे सिंपल फेडरल डिक्री घोषित करती है उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संसद में को अर्जेंट लेजिस्लेशन की शक्ति भी प्राप्त है। अर्जेंट लेजिस्लेशन से तात्पर्य है कि अगर किसी बात को संसद अर्जेंट घोषित कर दे तो वह लागू हो जाती है, यद्यपि यह सीमित समय के लिए प्रभाव में रहती है। किसी अर्जेंट लेजिस्लेटिव कानून पर अगर 50,000 नागरिक लोक निर्णय से मांग करें तथा जनता उसे स्वीकार नहीं करे तो 1 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी जनमत में अगर वह बात पास ना हो एक समय के बाद में तो 1 साल के बाद में वह स्वतः समाप्त हो जाता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। संघीय सरकार के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चांसलर, प्रधान सेनापति का चुनाव संसद करती है। जिन पदों के पास कार्यपालिका शक्ति होती है उनका चुनाव है वह संसद करती है। संघीय सेना पर नियंत्रण संसद करती है। संघीय प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखने का कार्य भी संसद का है। संघीय विभागों के सदस्यों, संघीय दूतावास के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संसद निर्धारण करती है। युद्ध की घोषणा तथा शांति की स्थापना का कार्य भी संसद के पास है। दूसरे देशों के साथ की गई संधियों का अनुमोदन भी संसद करती है। कैंटन जो संधियां विदेशों से करते हैं उनका अनुमोदन संसद से होना आवश्यक है। कैंटनों के मध्य होने वाली संधियों का अनुमोदन भी संसद से आवश्यक है। संसद के सदस्य संघीय सरकार के सदस्यों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उत्तर देना जरूरी है, यानी उसे अकाउंटेबल बनाती है लोगों के प्रति संघीय संसद को। तो ये संघीय संसद की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका को अकाउंटेबल बनाने से लेकर के कार्यपालिका के सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करना, उनका चुनाव करना, सेना पर नियंत्रण, संधियों का अनुमोदन आदि आदि। वित्तीय स्थितियाँ शक्तियाँ। बजट संघीय सरकार तैयार करती है, लेकिन दोनों सदनों के पारित किए बिना इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यानी बजट सरकार तैयार तो करती है कार्यपालिका, लेकिन उसे पारित करते हैं सदन, तभी उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। संसद विभिन्न पदाधिकारियों के वेतनमान निश्चित करती है। राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न मदों पर धन व्यय करने के लिए विशेष अनुदान देती है। प्रशासन पर होने वाले व्यय पर निगरानी रखती है।
संघीय सरकार को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करने की आज्ञा है वह संसद ही प्रदान करती है। न्यायिक शक्तियाँ, हमने विधायिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ देखी है संसद की। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। 1874 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद की न्यायिक शक्तियों में काफ़ी कमी कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी महत्व है। संसद संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव होता है और यह चुनाव संसद करती है। जैसे भारत में कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश चुने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में संसद न्यायाधीशों का चुनाव करती है। तो स्विट्जरलैंड में भी संघीय संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती है। न्याय प्रशासन का निरीक्षण करती है संसद। यह विद्रोहियों को आम माफ़ी प्रदान कर सकती है, यानी जनरल एमनेस्टी का जो पावर है वह संसद के पास है। यह जनता की याचिकाओं पर निर्णय देती है। यह विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर अगर विवाद पैदा हो जाए तो उसका निपटान भी संसद करती है, यानी कैंटनों के मध्य विवाद को भी संसद सुनती है। संविधान का संशोधन, देखिए संविधान के संशोधन में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूर्ण संशोधन, आंशिक संशोधन, लेकिन किसी भी टाइप का संशोधन हो उसमें संसद का अपना इम्पोर्टेंट से है, अपना इम्पोर्टेंट रोल है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद कैंटनों के तथा जनता के बहुमत के अनुसमर्थन से संशोधन होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों सदनों के बीच पारस्परिक संबंध कैसे हैं। दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र में भी शक्तियां समान हैं। दोनों सदनों के मध्य संबंध मधुर हैं, उनमें कदाचित गतिरोध के अवसर नहीं आते। फिर भी दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए तो उनके समाधान का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। किसी प्रस्ताव का मतभेद की स्थिति में संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित करते हैं। यह पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा समझौता कराने की कोशिश करती है। अगर सर्वसम्मति ना बने तो विधेयक रद्द हो जाता है। जो दोनों सदन हैं उनके बीच में ये पारस्परिक संबंध मधुर होने के कारण क्या है? दूसरे देशों के उच्च सदनों की तुलना में सीनेट अधिक रूढ़िवादी नहीं है। देखिए बाकी देशों में क्या होता है कि जो उच्च सदन है वह एक तरीके से रूढ़िवादिता का प्रतीक होता है और जो निम्न सदन है वह प्रगतिशीलता का, जैसे यूके में है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ की जो सीनेट है वो ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं है, इस वजह से भी ज़्यादा विवाद नहीं होते। यहाँ विधान का नियंत्रण अंतिम रूप से जनता के हाथ में ही रहता है। भले वो संविधान संशोधन हो या कानून निर्माण हो, जनमत है मेन, और जनमत में जनता के हाथ में यह रहता है, इसलिए दोनों सदनों के बीच में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती। दोनों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। व्यवहार में सीनेट की शक्तियाँ कम हुई है, लेकिन व्यवहार में देखें तो सीनेट की शक्तियाँ कम हुई हैं। लोवेल ने कहा, दो शक्तिशाली संस्थाओं में जिस संस्था में राजनीतिक नेता रहते हैं, कौन से में नेता रहते हैं? लोक सदन में रहते हैं, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वह कालांतर में सामान्यतः निश्चित रूप से अधिक शक्तिमान हो जाता है। इसी कारण यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में कम अधिकार तथा प्रभाव रखती है। संघीय संसद और संघीय सरकार। संघीय सरकार यानी जो 7 हमने पढ़ा है, जो बहुल कार्यपालिका का जो कॉन्सेप्ट है स्विट्जरलैंड में, तो वो जो 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती फेडरल काउंसिल है, उनके मध्य संबंध कैसा है? संघीय सरकार संघीय संसद की सेविका है। संघीय सरकार का निर्वाचन है वह संघीय संसद द्वारा होता है, लेकिन वह उसे अपदस्थ नहीं कर सकती। संघीय सरकार भी किसी भी स्थिति में संघीय संसद का विघटन नहीं कर सकती। संघीय सरकार को संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है। संघीय संसद संघीय सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, उसकी नीतियों की आलोचना कर सकती है। संघीय संसद और संघीय सरकार में मतभेद हो जाए तो भी संघीय सरकार को अपना पद त्याग नहीं करना पड़ता। ये देखिए, ये जो संबंध है इसमें आप एक अनूठी व्यवस्था देखते हैं। यह न तो अध्यक्षात्मक प्रतीत होती है और न ही संस्थात्मक व्यवस्था प्रतीत होती है कि संघीय सरकार का निर्वाचन संघीय संसद करती है, लेकिन उसे रिमूव करने का अधिकार उसे नहीं है। संघीय सरकार
भी किसी भी स्थिति में संघीय संसद का विघटन नहीं कर सकती। संघीय सरकार को संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का अधिकार भी नहीं है। संघीय संसद संघीय सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, उनकी नीतियों की आलोचना कर सकती है। संघीय संसद और संघीय सरकार में मतभेद हो जाए तो भी संघीय सरकार को अपना पद त्याग नहीं करना पड़ता। तो यह एक अनूठी व्यवस्था है। यह न अध्यक्षात्मक है और न ही संघात्मक है, संसदात्मक है। जैसे संसदात्मक व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह सदन लोअर हाउस के प्रति अकाउंटेबल होती है और वह उसे अगर उसमें विश्वास वह नहीं रखती तो संघीय सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, पद से हटना पड़ता है। लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं है। दूसरा, अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो स्टेट ऑफ हेड है वो अलग प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं, न कि संघीय संसद द्वारा, जबकि स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के द्वारा उनका निर्वाचन किया हुआ होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो स्टेट ऑफ हेड है उनको वीटो का अधिकार भी होता है, यहाँ संघीय सरकार को वीटो का अधिकार नहीं है। तो ये कुछ अनूठापन है जो संघीय व्यवस्था, स्विस की संघीय व्यवस्था को अलग बनाता है। स्विस संघीय संसद की कार्यप्रणाली, कुछ एक कार्यों के संपादन के लिए संघीय संसद एकात्मक निकाय की तरह यानी संयुक्त रूप से काम करती है। कैसे? न्यायिक और अन्य अधिकारियों को चुनने हेतु, यानी जब जिन सदस्यों का चुनाव संसद करती है तब वह एक यूनिटरी बॉडी, एक यूनिट की तरह, यानी दोनों सदन एक होकर कार्य करते हैं। क्षमादान करने हेतु, अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करने हेतु सामान्य संघीय संसद संघीय सरकार से प्रार्थना करती है कि वह प्रस्ताव पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। सामान्यतः क्या होता है कि जो संसद है वह संघीय सरकार यानी जो 7 सदस्यों की जो फेडरल काउंसिल है उससे प्रार्थना करती है कि वह प्रस्ताव पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विधेयकों के प्रारूप तैयार करने और पेश करने में मुख्य प्रभाव संघीय सरकार का रहता है। स्विस संघीय संसद की कार्यप्रणाली में आगे है कि दोनों सदन ये आपस में तय कर लेते हैं कि कौन सा प्रस्ताव किस सदन में पहले पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में अधिकतर विधेयक एक साथ पेश होते हैं। समितियां गंभीरता से तथा सदन साधारण विचार करता है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत कानूनों पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। देखिए, जनमत संग्रह का प्रावधान बाकी रिपब्लिक में हमें नहीं मिलता है। जनमत संग्रह स्विस प्रणाली की अनूठी विशेषता है। दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में सम्मेलन समिति के पास भेज दिया जाता है और सम्मेलन समिति अगर उनके बीच में समझौता करवाने में सफल होती है तो सही है, अगर समझौता नहीं होता है तो विधेयक रद्द हो जाता है। विस्तृत शक्तियों के बावजूद संघीय संसद की प्रतिष्ठा जनता की निगाह में आदरपूर्ण नहीं है। उसकी लोकप्रियता और गरिमा ब्रिटिश संसद की भांति नहीं है। इसके क्या कारण है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होने के कारण उत्तरदायी संसदीय नेतृत्व का विकास नहीं हो पाया है। एकमात्र विधानमंडल है जिसके बनाए कानूनों को जनता रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है, क्योंकि जनमत का प्रावधान है। संघीय सरकार पर इसका वास्तविक नियंत्रण नहीं है। देखिए, फेडरल जो काउंसिल है, जो कार्यपालिका है, उस पर वास्तविक नियंत्रण संसद का नहीं है। इसलिए संसद जनता के मन मस्तिष्क पर वह प्रभाव नहीं छोड़ पाई, या जनता की नज़र में उसका उतना आदरपूर्ण स्थान नहीं है जितना अन्य संसदात्मक व्यवस्थाओं में रहता है। तो ये हमने इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो स्विट्ज़रलैंड की संसदीय व्यवस्था है कैसे कार्य करती है, वहाँ की वो कौन सी परंपराएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो उनको संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक पद्धति से अलग एक अनूठी कार्यप्रणाली, अनूठी शासन प्रणाली बनाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।